हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा कि कैसे अगर ट्रांजैक्शन को कंकरेंटली रन कराया जाए तो कई सारे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं, जिसमें हमने डर्टी रीड प्रॉब्लम, इनकरेक्ट समरी, अनरिपीटेबल रीड, फैंटम टपल, ऐसे कई सारे प्रॉब्लम्स डिस्कस किए। सो दोस्तों, कुल मिलाकर बात ये हो गई कि आपको किस चीज़ में ध्यान देना है कि अगर ट्रांजैक्शन कंकरेंटली रन हो रहे हैं तो उनके जो ऑर्डर है एग्जीक्यूशन के वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। और जब दोस्तों हम लोग बात करते हैं ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन की तो इसी का नाम कहा जाता है शेड्यूल। जरा समझते हैं हम लोग इस वीडियो में शेड्यूल के कंसेप्ट को। और दोस्तों आगे की जो पूरी की पूरी हमारी जर्नी होगी चैप्टर में, इसमें हमें यही स्टडी करना है कि कौन सा शेड्यूल करेक्ट रिजल्ट देगा, कंसिस्टेंट रिजल्ट देगा। तो वो आगे का टॉपिक है। फिलहाल आइए इस वीडियो में हम लोग समझते हैं कि शेड्यूल का क्या कंसेप्ट है। अब जैसे हम लोग यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे अगर एक ट्रांजैक्शन कंसीडर करें, जैसे यहाँ पर मेरे पास एग्जांपल के लिए ट्रांजैक्शन है T1 जो वेरिएबल ए को रीड कर रहा है, उसमें से 100 सब्ट्रैक्ट कर रहा है, देन राइट कर रहा है ए को, देन कमिट कर रहा है। वैसे दूसरा ट्रांजैक्शन दोस्तों हमारे पास है T2। अब ये दो इंडिपेंडेंट ट्रांजैक्शन है, लेकिन जब ये दोनों ट्रांजैक्शन सिस्टम में रन होंगे कंकरेंटली तो पहले क्या होगा, बाद में क्या होगा, वो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, राइट। तो देखो मैं यहाँ पर एक पॉसिबल एग्जीक्यूशन आपको सीक्वेंस दिखा रहा हूँ, जिसमें आप देखेंगे कि ये जो पहले दो इंस्ट्रक्शंस हैं T1 के वो रन हो रहे हैं। देन उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट में T2 के दो इंस्ट्रक्शन रन हो रहे हैं, फिर T1 का राइट रन हो रहा है, फिर T2 का राइट रन हो रहा है, फिर T1 कमिट कर रहा है, फिर T2 कमिट कर रहा है। सो दोस्तों ये एक पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन है। ऐसे बहुत सारे पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। टोटल कितने हो सकते हैं फॉर गिवन एंड ट्रांजैक्शन, इसकी जो फॉर्मूला आगे हम डिराइव करेंगे कि कंकरेंट एग्जीक्यूशन टोटल पॉसिबल कितने हो सकते हैं। लेकिन आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि दो अगर ट्रांजैक्शन कंकरेंटली रन कर रहे हैं तो कई सारे पॉसिबल सीक्वेंस ऑफ एग्जीक्यूशन हो सकते हैं। सो दोस्तों इसी तरह अगर मेरे पास एंड ट्रांजैक्शन है तो उनका जो ऑर्डर ऑफ एग्जीक्यूशन है वही दोस्तों कहलाता है शेड्यूल। तो क्वेश्चन ये है, क्या हम लोग पहले से शेड्यूल मतलब डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे ट्रांजैक्शन किस ऑर्डर में रन होंगे? तो इसका आंसर दोस्तों है यस। इसका जो कंसेप्ट है कि हम कैसे ये डिसाइड कर सकते हैं कि पहले क्या रन होना चाहिए, बाद में क्या रन होना चाहिए, मतलब किस ट्रांजैक्शन का कौन सा पार्ट पहले रन हो, फिर कौन से ट्रांजैक्शन का कौन सा पार्ट बाद में रन हो, ये दोस्तों हम लोग थ्रू लॉक प्रोटोकॉल डिसाइड कर सकते हैं। अब ये लॉकिंग प्रोटोकॉल क्या होता है, ये नेक्स्ट चैप्टर का टॉपिक है। फिलहाल दोस्तों हम लोग को इस चैप्टर में ये देखना है कि हम लोग ऐसा क्या करें कि जो ट्रांजैक्शन कंकरेंटली अगर रन हो तो हमें जो फाइनल रिजल्ट मिले वो कंसिस्टेंट मिले, वो करेक्ट मिले। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो शेड्यूल है दोस्तों, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली अ शेड्यूल, जिसे हम हिस्ट्री भी कह सकते हैं। हिस्ट्री क्यों? क्योंकि ये हमें बता रहा है कि ट्रांजैक्शन किस ऑर्डर में रन हुए, राइट। सो अ शेड्यूल एस ऑफ एन ट्रांजैक्शंस T1 T2 अप टू Tn। तो यहाँ पर टोटल एन ट्रांजैक्शन के नाम दिए गए हैं T1 T2 अप टू Tn, और यहाँ पर शेड्यूल को नाम एस दिया जा रहा है। तो शेड्यूल एस ऑफ एन ट्रांजैक्शंस इज एन ऑर्डरिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द ट्रांजैक्शन। मतलब ट्रांजैक्शंस के जो ऑपरेशंस है वो किस ऑर्डर में हो रहे हैं, उसी ऑर्डरिंग को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, शेड्यूल कहते हैं। तो देखो आगे क्या कहा जा रहा है कि ऑपरेशंस फ्रॉम डिफरेंट ट्रांजैक्शंस कैन बी इंटरलीव्ड इन द शेड्यूल एस। मतलब ये एक ट्रांजैक्शन था, ये एक ट्रांजैक्शन था, दोनों ट्रांजैक्शन के दोस्तों ऑपरेशंस को इंटरलीव्ड किया गया। इंटरलीव्ड का मतलब होता है दोस्तों पहले कुछ इसका रन हो रहा है, फिर इसका स्टॉप हो जा रहा है, फिर इसका कुछ रन हो रहा है, फिर इसका कुछ रन हो रहा है, फिर इसका कुछ रन हो रहा है। इसको इंटरलीविंग कहते हैं, ओके। सो लेकिन आगे क्या बोला जा रहा है, हाउएवर फॉर ईच ट्रांजैक्शन Ti दैट पार्टिसिपेट्स इन द शेड्यूल एस, the operation of Ti in S must appear in the same order in which they occur in Ti। इसका क्या मतलब है दोस्तों कि हमारे पास अगर यहाँ पर जैसे T1 है तो T1 में पहले रीड हो रहा है, फिर ये कंप्यूटेशन हो रहा है। तो दोस्तों जब हम लोग शेड्यूल की बात करेंगे तो उसमें भी पहले रीड होना चाहिए, फिर कंप्यूटेशन होना चाहिए। मतलब ट्रांजैक्शन के जो ऑर्डर्स हैं वो ऑर्डर दोस्तों रन करते समय चेंज नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले राइट हो जाए बाद में रीड हो, नहीं तो गलत हो जाएगा, राइट। तो जो ट्रांजैक्शन की ऑर्डरिंग है एग्जीक्यूशन की वो वैसे की वैसी रहेगी, बस इंटरलीविंग हो रही है। इंटरलीविंग मतलब पहले ट्रांजैक्शन T1 का कुछ रन हो रहा है, फिर T2 का कुछ रन हो रहा है। इज दैट क्लियर? तो इसे ही दोस्तों हम लोग कहते हैं शेड्यूल। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट शेड्यूल। उसके पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं व्हाट इज कंसेप्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस, ओके। तो आगे हम लोग जितने भी यहाँ पर पढ़ने वाले कंसेप्ट दोस्तों सारे के सारे जो हम शेड्यूल देखेंगे वो कंप्लीट शेड्यूल होंगे। तो क्या है कंप्लीट शेड्यूल, आइए इसको समझते हैं। लेकिन उसके पहले समझते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशंस का क्या कंसेप्ट है। तो दोस्तों आपको यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के जरिए समझाता हूँ। सो सी, यही जो मैंने एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है कि अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे कि जो T2 है ये क्या कर रहा है, रीड कर रहा है, फिर जो यहाँ पर T1 है वो राइट कर रहा है। अगर दोस्तों इस एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को मैं चेंज कर दूं, मतलब अगर मैं ऐसा करूं कि पहले राइट ए कराऊं, फिर उसके बाद ये रीड उसके बाद स्टार्ट हो, तो क्या डिफरेंस आएगा? तब दोस्तों ये होगा, आप सबको पता है कि अगर इसका पहले राइट हो और इसका रीडिंग उसके बाद चालू हो तो इसने जो राइट किया है वो T2 रीड करेगा। मतलब जो अभी इसके पहले था, जरा उसे ध्यान से देखिएगा कि अभी क्या हो रहा है फिलहाल कि सपोज ए का इनिशियल वैल्यू में यहाँ पर कुछ ले लेता हूँ, उसे 200 ले लेते हैं, ठीक है। सो सपोज ए इज इनिशियली 200
सो दोस्तों यहाँ पर ए अपडेट होकर क्या हो गया 200 माइनस 100, लेकिन दोस्तों वो वैल्यू अभी बफर में नहीं जाएगी, जो कॉमन बफर मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था, जहां से सारे ट्रांजैक्शन ए को एक्सेस करेंगे। तो एक्चुअली में ये जो अपडेट हुआ है ना, ये अभी किसी दूसरे ट्रांजैक्शन को विजिबल नहीं होगा जब तक राइट ऑपरेशन ना हो जाए। इज दैट क्लियर? तो इसलिए अब जब T2 इस रीड को परफॉर्म करेगा ना, तो ये ओल्ड वैल्यू ही एक्सेस करेगा, मतलब 200, ना कि नई वाली कब करेगा? जब राइट होगा। तो मैं आपको क्या कह रहा हूं कि ये जो सीक्वेंस है इसके अंदर T2 क्या रीड कर रहा है? 200। लेकिन अगर मैं ऐसा करूं कि इस राइट को उठाकर यहां लिख दूं राइट ए, और इसको हटाकर इसके नीचे वाले स्टेप में यहां पर रीड ए स्टार्ट करूं, और उसके बाद ये जो भी कंप्यूटेशन है इसके बाद होगा वो। इज दैट क्लियर? तो दोस्तों अगर मैं ऐसा करता हूं तो क्या होगा कि जब ये रीडिंग परफॉर्म होगी, क्योंकि राइट पहले हो चुका है, इसलिए अपडेटेड जो ए की वैल्यू है यानी 100, वो दोस्तों T2 रीड करेगा। मतलब अगर आप ऑब्जर्व करोगे कि रीड राइट का सीक्वेंस चेंज कर देने से ट्रांजैक्शन का दोस्तों मतलब भी चेंज हो जा रहा है, राइट? यहाँ पे मतलब ट्रांजैक्शन जिस वैल्यू को रीड कर रहे हैं वो अलग हो जा रहा है। तो ये ऑपरेशन दोस्तों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन कहलाते हैं। ये ऑपरेशन क्या कहलाते हैं? कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन, रीड राइट। क्यों? क्योंकि उनका सीक्वेंस चेंज कर देने से मतलब भी चेंज हो जा रहा है। तो दोस्तों वो सारे ऑपरेशन जिसमें एटलीस्ट 1 राइट होगा ना, ध्यान से समझना, वो सारे ऑपरेशन जिसमें एटलीस्ट 1 राइट होगा वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होगा। मतलब तो अगर मेरे पास एक ट्रांजैक्शन है से TI और दूसरा ट्रांजैक्शन है T2, इसमें अगर दोस्तों हमारे पास है रीड और इसमें है राइट, तो ये दोनों दोस्तों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन है। याद रखिएगा, दो ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग तब होंगे जब वो दोनों अलग अलग शेड्यूल में, ऑब्वियसली सेम शेड्यूल में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, अलग अलग शेड्यूल में होना चाहिए, और दोनों सेम वेरिएबल पे एक्ट करने चाहिए। मतलब ये रीड भी ए पे हो रहा है, राइट भी ए पे हो रहा है, ऑब्वियसली तभी तो सीक्वेंस चेंज करोगे तो मतलब चेंज होगा, और उसमें से एटलीस्ट 1 राइट ऑपरेशन हो। तो दोस्तों अगर हम लोग पहले रीड करें और फिर राइट करें, या पहले राइट करें फिर रीड करें, दोनों का बहुत अलग मतलब होता है, करेक्ट? दोनों में जो रीड होगा वो अलग डेटा रीड होगा। सो दूसरा अगर हम लोग कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन देखें तो वो है राइट राइट राइट। तो जरा मैं आपको ये पूरा डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक एक चीज को अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आपको इतना तो समझ गया कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन का मतलब क्या होता है। सो वी कैन डिफाइन कि कॉन्फ्लिक्टिंग टू ऑपरेशंस आर कॉन्फ्लिक्टिंग इफ चेंजिंग देयर ऑर्डर कैन रिजल्ट इन अ डिफरेंट आउटकम। मतलब उनके ऑर्डर को अगर हम लोग चेंज कर देंगे तो आउटकम भी अलग हो जाएगा। सो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए आपको बताता हूँ। पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिएगा। 2 ऑपरेशन इन अ शेड्यूल आर सेट टू बी कॉन्फ्लिक्ट इफ दे सेटिस्फाई ऑल 3 ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस। पहला क्या है? दे बिलोंग टू डिफरेंट ट्रांजेक्शंस। ऑब्वियसली जब हम लोग कहते हैं 2 ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग है, मतलब एक ऑपरेशन किसी और ट्रांजेक्शन में, दूसरा किसी और ट्रांजेक्शन में। कॉन्फ्लिक्टिंग क्यों कहा जा रहा है? रीजन बता दिया, उनका ऑर्डर चेंज करने से मतलब चेंज हो जाएगा, राइट? दूसरा क्या बोला जा रहा है? दे एक्सेस द सेम डेटा आइटम। जैसे यहाँ पे रीड देखा, आप रीड ए हो रहा है और राइट भी ए हो रहा है, मतलब दोनों रीड राइट सेम डेटा पे होना चाहिए। ओके, एटलीस्ट 1 ऑफ द ऑपरेशन इज राइट आइटम एक्स, मतलब दोनों में से एटलीस्ट 1 ऑपरेशन क्या होना चाहिए? राइट ऑपरेशन होना चाहिए। ओके, सो आगे देखते हैं दोस्तों हम इसके टेबल को। सो कंप्लीट शेड्यूल के पहले, ओके ठीक है, यहाँ पर मैं आपको इसका टेबल बता देता हूँ क्या कौन कौन से ऑपरेशन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होंगे। इसी को फिर से हम लोग रिविजिट करेंगे आगे जब मैं आपको शेड्यूल के क्लासिफिकेशन बताऊंगा। सो जैसे मैंने आपको बताया कि अगर एक ट्रांजैक्शन के अंदर रीड ऑपरेशन है और दूसरे ट्रांजैक्शन के अंदर दोस्तों राइट ऑपरेशन है सेम डेटा वेरिएबल पे, तो ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हुए। इसमें राइट है और इसमें रीड है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ, राइट? कहीं रीड एक राइट मिल गया ना तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग है। सो अगर दोनों में दोस्तों राइट है, ये भी राइट है और ये भी राइट है, तो ये भी कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हुआ। आप बोलोगे सर क्यों, ये क्यों कॉन्फ्लिक्टिंग हुआ? तो देखो बड़ा आसान है इसे समझना। अगर हम लोग इसको समझे तो देखो, अगर मैं T1 T2 दो ट्रांजैक्शन लेता हूं, ठीक है, समझो ये पहले ए को सेट करता है 100 और फिर राइट ए करता है, और फिर ये सेट करता है ए को 200 और फिर राइट ए करता है, ठीक है? या एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझ लो, इतना अगर नहीं जाना तो देखो एकदम सिंपल में हम लोग समझ लेते हैं कि अगर सपोज ऐसा कुछ होता है कि एक ट्रांजैक्शन T1 है, दूसरा T2 है, और ये राइट ए करता है और ये राइट ए करता है, ठीक है? समझो ये जो ए को राइट कर रहा है ना, उस समय ए को ये सेट कर रहा है 100, और ये जब ए को राइट कर रहा है तो ये सेट कर रहा है 200। तो दोस्तों अगर ये मैं एग्जीक्यूशन करूं तो फाइनली डेटाबेस में ए का वैल्यू क्या आ जाएगा? जब ये 100 पहले कर देगा, उसके बाद ये जब राइट करेगा तो वो 100 ओवर राइट हो जाएगा, 200 हो जाएगा, राइट? लेकिन अगर सीक्वेंस चेंज कर दिया जाए, मतलब अगर इसको ऐसे किया जाए कि T1 और T2 में दोस्तों पहले T2 राइट करता है 200, फिर T1 राइट करता है 100, तो क्या होगा? फाइनल डेटाबेस में वैल्यू क्या आ जाएगा? पहले क्योंकि ये कर रहा है 200, बाद में ये कर रहा है, तो बाद में अगर ये करेगा तो ये पहले वाली वैल्यू को ओवर राइट कर देगा। फाइनल वैल्यू इस समय डेटाबेस में क्या होगी? 100।
और इधर क्या हो रही है, इधर हो रही है 200। सो दोस्तों यहाँ पर सीक्वेंस चेंज कर देने से फाइनल डेटाबेस का स्टेट भी चेंज हो जा रहा है, इसलिए ये ऑपरेशंस कॉन्फ्लिक्टिंग है। इज दैट क्लियर? सो आई होप आपको समझ गया कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस हम किसे कहते हैं। पहला प्रॉपर्टी क्या है, दोनों अलग ट्रांजैक्शन में बिलोंग करने चाहिए, दोनों सेम डेटा वेरिएबल को एक्सेस करने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई एक रीड हो रहा है वेरिएबल ए पर और दूसरे ट्रांजैक्शन में राइट हो रहा है वेरिएबल बी पे, आप लोग दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। नहीं, दोनों अलग अलग वेरिएबल पे यूज हो रहे हैं तो दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं कहलाएंगे। इज दैट क्लियर? हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन के बारे में? क्योंकि दोस्तों आगे का पूरा जो एनालिसिस है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। मतलब पूरा का पूरा जो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट होने वाली है ना कंकरेंट एग्जीक्यूशन की वजह से, वो जस्ट बिकॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन होने वाली है। सो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे मैंने बताया कि अगर मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 एंड T2 और एक में अगर रीड हो रहा है वेरिएबल ए पर, दूसरे में राइट हो रहा है वेरिएबल ए पर, या पहले में राइट हो रहा है और दूसरे में रीड हो रहा है, या दोनों में हो रहा है राइट ऑन द सेम डेटा वेरिएबल ए, तो ये सारे ऑपरेशंस दोस्तों क्या कहलाते हैं? कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन। ओके, और उसके बाद दोस्तों हम लोग बात करेंगे नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन एक ही है जिसका नाम है दोनों पे रीड मतलब दोनों ट्रांजैक्शन क्या कर रहे हैं? रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं सेम डेटा वेरिएबल पर। अब दोस्तों आपको अच्छे से पता होगा यहाँ पर कि अगर दो लोग रीड ऑपरेशन परफॉर्म करें, दो लोग अगर रीड ऑपरेशन परफॉर्म करें तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि अपडेट नहीं हो रही डेटा, तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन नहीं है। रीड के ऑर्डर चेंज कर दोगे तो भी सेम ही रीड होने वाला है। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पास एक ट्रांजैक्शन रीड कर रहा है फिर दूसरा रीड कर रहा है, उनके सीक्वेंस को चेंज कर दो कि पहले कौन रीड करेगा, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बीच में कोई राइट नहीं है। इज दैट क्लियर? तो अगर रीड कंसेक्यूटिव है वो कभी कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको अच्छे समझ गया कि कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हम किसे कहते हैं एंड हम लोग नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन किसे कहते हैं। तो रीड बस कॉन्फ्लिक्टिंग है अगर एक भी राइट हुआ दोस्तों, सॉरी रीड बस नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग है अगर एक भी राइट हुआ तो वो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो अब दोस्तों हम लोग समझते हैं कि कंप्लीट शेड्यूल का क्या कंसेप्ट है। जब आपको दोस्तों इतना समझ गया कि अगर मेरे पास दो ट्रांजैक्शन है T1 और T2, तो अगर समझो एक जन राइट कर रहा है, जब एक ट्रांजैक्शन राइट कर रहा है तो क्या दूसरा ट्रांजैक्शन उस समय पढ़ सकता है? नहीं पढ़ना चाहिए, राइट? क्योंकि अभी अपडेट चालू है, राइट चालू है, तो ऑब्वियसली हमें उस समय रीडिंग नहीं करनी चाहिए या उस समय राइटिंग भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दो लोग साथ में मिलकर सेम ही को अगर राइट करेंगे तो वहां पे दोस्तों गलत वैल्यू आ सकती है, राइट? इसलिए अगर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, कॉन्फ्लिक्टिंग मतलब कोई एटलीस्ट वन राइट होना चाहिए, राइट? तो अगर एक कोई राइटिंग कर रहा है तो उस समय दोस्तों दूसरा जो है ना तो वो रीड कर सकता है ना तो राइट कर सकता है। मतलब दो कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशन एक के बाद एक होने चाहिए, साथ में नहीं होना चाहिए, राइट? वन शुड अकर आफ्टर दी अनदर। मतलब अगर हमारे पास कोई भी एक ट्रांसलेशन राइट कर रहा है तो दूसरा ट्रांसलेशन अगर रीड करना चाहता है या तो वो रीडिंग उसके पहले हो या तो बाद में हो, या अगर राइट भी करना चाहता है तो वो पहले हो या तो बाद में हो, साथ में कभी भी दोस्तों कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस परफॉर्म नहीं हो सकते। तो अगर आपको इतना समझ गया है तो चलो हम लोग चलते हैं यहाँ पर कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट शेड्यूल। और क्यों कंप्लीट शेड्यूल इंपॉर्टेंट है आपको थोड़ी देर में समझ जाएगा। सो दोस्तों क्या कंप्लीट शेड्यूल का कंसेप्ट है कि जब भी हम लोग बात करते हैं शेड्यूल की तो दोस्तों हमेशा हम उस शेड्यूल में इंटरेस्टेड रहते हैं स्टडी के लिए जो शेड्यूल मतलब वो खत्म हो चुका है, ठीक है? खत्म हो चुका है मतलब या तो सक्सेसफुली टर्मिनेट हुआ है या तो फेल हो गया है, राइट? तो ऐसा शेड्यूल दोस्तों जिसका एंड जो स्टेटमेंट मतलब एंड वाला जो स्टेटमेंट है या तो वो कमिट हो या तो अबॉर्ट हो, मतलब या तो ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली रन हो चुका है या तो फेल हो चुका है। तो ऐसे जो ट्रांजैक्शन का दोस्तों शेड्यूल है ना, ऐसे सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस उनका जो शेड्यूल है उसे हम स्टडी करते हैं। और हम लोग दोस्तों आगे जितने भी कैरेक्टराइजेशन देखने वाले हैं शेड्यूल के वो सारे कंप्लीट शेड्यूल ही होने वाले हैं। सो क्या कहा जा रहा है कंप्लीट शेड्यूल के बारे में कि अ शेड्यूल ऑफ एन ट्रांजैक्शंस T1 T2 Tn इज सेट टू बी अ कंप्लीट शेड्यूल इफ द फॉलोइंग कंडीशंस होल्ड। और कंडीशन क्या है जरा देखते हैं हम लोग यहाँ पर कि पहला कंडीशन है द ऑपरेशंस इन S आर एग्जैक्टली दोज ऑपरेशंस इन T1 T2 Tn। मतलब पहली बात तो ये कि जो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शंस में ऑपरेशन है वही सेम के सेम ऑपरेशन सारे वो जो शेड्यूल आपने बनाया उसमें दिखने चाहिए। इज दैट क्लियर? फिर उसके बाद इंक्लूडिंग अ कमिट और अबॉर्ट ऑपरेशंस एज अ लास्ट ऑपरेशन फॉर ईच ट्रांजैक्शन इन द शेड्यूल। मतलब हर एक ट्रांजैक्शन का लास्ट ऑपरेशन या तो कमिट होना चाहिए या तो अबॉर्ट होना चाहिए। मतलब ऐसा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं होना चाहिए जो अभी तक फिनिश ही ना हुआ हो। तो मतलब जब हम लोग कंप्लीट शेड्यूल की स्टडी करते हैं तो दोस्तों कंप्लीट शेड्यूल वो शेड्यूल होता है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन फिनिश हो चुके हैं या तो सक्सेसफुली या तो फेल हो चुके हैं, राइट? फेल हुए तो अबॉर्ट होगा, सक्सेसफुल हुए तो कमिट। तो देखो नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है, फॉर एनी पेयर ऑफ ऑपरेशंस फॉर द सेम ट्रांजैक्शन टी आई देयर रिलेटिव
ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन द एस इज द सेम एज देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इन टी आई। ये आपको मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था, ये तो बेसिक शेड्यूल के डेफिनेशन में होता है कि ट्रांजैक्शन में जो ऑर्डरिंग है वही ऑर्डरिंग दोस्तों शेड्यूल में होना चाहिए। मतलब देखो शेड्यूल क्या बता रहा है कि आपके जो एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस है वो किस ऑर्डर में एग्जीक्यूट होंगे, राइट। तो इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन में जो ऑर्डरिंग होगी एग्जीक्यूशन की कि भाई पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए, शेड्यूल में भी वही रहेगा, बस शेड्यूल में इंटरलिविंग हो जा रही है, राइट। कि कुछ पहले टी आई का रन हो रहा है, फिर सॉरी T1 का रन हो रहा है, फिर T2 का रन हो रहा है, फिर कुछ T3 का रन हो रहा है, लेकिन जो रन होना है वो किस ऑर्डर में रन होना है वो दोस्तों ट्रांजैक्शन में जिस ऑर्डर में है उसी ऑर्डर में रन होगा, राइट। उसे ऊपर नीचे नहीं किया जाएगा। सो नेक्स्ट का क्या जा रहा है कि फॉर एनी टू कॉन्फ्लिक्टिंग ऑपरेशंस वन ऑफ द टू मस्ट अकर बिफोर अदर इन द शेड्यूल। मैंने आपको ये अभी थोड़ी देर पहले बताया कि अगर दो ऑपरेशन कॉन्फ्लिक्टिंग है तो वन ऑफ द टू मतलब दोनों में से कोई एक मस्ट अकर बिफोर द अदर इन द शेड्यूल, मतलब दोनों में से जो है दोनों साथ में नहीं होंगे। हाँ, नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग दोस्तों जो है वो साथ में हो सकता है। तो अगर दोस्तों हम सारे जो ऑपरेशंस हैं, जितने भी ऑपरेशंस है, वेदर इट इज कॉन्फ्लिक्टिंग और नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, अगर जो ऑर्डर है कि भाई एक के बाद दूसरा हो रहा है तो ऐसे दोस्तों हम लोग ऑर्डरिंग को यहाँ पे कहते हैं कंप्लीट ऑर्डरिंग, ओके। नहीं तो अगर दोस्तों ऐसा होता है कि दो ऑपरेशन पैरेलली हो रहे हैं, फॉर एग्जांपल रीड अगर पैरेलली हो रहा है तो उसे हम पार्शियल ऑर्डरिंग कहते हैं। तो पार्शियल ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि ऑपरेशंस पैरेलली किए जा रहे हैं दो ट्रांजैक्शन में, और कंप्लीट ऑर्डरिंग का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरा होगा। इज दैट क्लियर? सो यहां पर देखिएगा क्या बोला जा रहा है कि सिंस एवरी ट्रांजैक्शन हैज आइदर कमिटेड और अबॉर्टेड, अ कंप्लीट शेड्यूल विल नॉट कंटेन एनी एक्टिव ट्रांजैक्शंस एट द एंड ऑफ द शेड्यूल। मतलब जब हम लोग बात करते हैं कंप्लीट शेड्यूल की, तो कंप्लीट शेड्यूल के अंदर दोस्तों एक भी ऐसा ट्रांजैक्शन नहीं होगा जो अभी एग्जीक्यूट हो रहा है, मतलब उसका कमिट या अबॉर्ट हुआ ही नहीं है। इज दैट क्लियर? तो लेकिन अगर हम लोग रियल प्रैक्टिकल की बात करें तो प्रैक्टिकल में क्या होता है कि कोई भी सिस्टम ले लो, जैसे अगर हम लोग रिजर्वेशन सिस्टम की बात करें तो दोस्तों जो सिस्टम होगा रिजर्वेशन जो वहाँ पर एग्जीक्यूशन होता रहेगा रिजर्वेशन के ट्रांजैक्शंस का, कि आप टिकट सपोज बुक कर रहे हो तो बहुत लोग एट द सेम टाइम टिकट बुक कर रहे हैं, तो कंटिन्यूसली जो ट्रांजैक्शन है वो सिस्टम में आते जा रहे हैं, राइट। तो ऐसा कभी भी आपको देखने को नहीं मिलेगा कि भाई सारे ट्रांजैक्शन खत्म हो चुके हैं, कमिट हो चुके हैं, तो अबॉर्ट हो चुके हैं और अभी डेटाबेस में डीबीएस में कोई ट्रांजैक्शन एक्टिव है ही नहीं, ऐसा नहीं होता कभी। तो ट्रांजैक्शन कंटिन्यूसली आते ही जाते हैं। तो जो कंप्लीट शेड्यूल का एक्चुअली में कंसेप्ट है ना, वो दोस्तों एक्चुअली में हम प्रोजेक्शन के जरिए बताते हैं। प्रोजेक्शन के जरिए मतलब कि आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में एन ट्रांजैक्शन आते जा रहे हैं, T1 आया, T2 आया, T3 आया, T4 आया और आगे भी आते जा रहे हैं। सो इनमें से दोस्तों, इनमें से वो ट्रांजैक्शंस जो फिनिश हो चुके हैं, एक मिनट, हाँ, इनमें से वो ट्रांजैक्शन जो फिनिश हो चुके हैं यानी सक्सेसफुली कमिट कर चुके हैं या तो अबॉर्ट कर चुके हैं, उन ट्रांजैक्शंस को दोस्तों अगर हम लोग कंसीडर करें, उन सिर्फ ट्रांजैक्शन को कंसीडर करें तो उनको लेकर हम लोग बनाते हैं कि वो एक क्या है, एक कंप्लीट शेड्यूल है। वो क्या है? कंप्लीट शेड्यूल। तो हम लोग बात करते हैं दोस्तों कंप्लीट शेड्यूल में एक प्रोजेक्शन की, मतलब सिस्टम में कंटिन्यूसली ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, लेकिन उनमें से वो ट्रांजैक्शन जो फिनिश हो चुके हैं उनके सेट को हम लोग ऐसा कंप्लीट शेड्यूल डिफाइन करते हैं। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला जा रहा है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगला वाला, कि यहां पर इन जनरल इट इज डिफिकल्ट टू एनकाउंटर कंप्लीट शेड्यूल इन अ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग system because new transactions are continuously being submitted to the system। so continually क्या हो रहा है दोस्तों यहाँ पर continuously कि जो transactions है continuously system में आ रहे हैं, right। तो hence it is useful to define the concept of committed projections। yes, मतलब वो सारे ट्रांजेक्शन जो कमिट कर चुके हैं या तो अबॉर्ट कर चुके हैं ऑफ शेड्यूलर्स, मतलब जो भी अभी सिस्टम में दोस्तों ट्रांजेक्शन रन हो रहे हैं उनमें से वो सेट जो कमिट हो चुका है या अबॉर्ट हो चुका है, वो प्रोजेक्शन दोस्तों हम लेकर क्या बनाएंगे, कंप्लीट शेड्यूल का कंसेप्ट बनाएंगे, ठीक है। सो विच इंक्लूड्स ओनली द ऑपरेशंस इन एस दैट बिलोंग टू कमिटेड और अबॉर्ट ट्रांजैक्शन, दैट इज ट्रांजैक्शन टी आई हुज कमिट ऑपरेशन सी आई इज इन एस। इज दैट क्लियर? मतलब जितने भी ट्रांजैक्शन सिस्टम में रन हो रहे हैं उनमें से वो सारे ट्रांजैक्शन जिनका कमिट ऑपरेशन दोस्तों कमिट हो चुका है या तो अबॉर्ट हो चुका है, वो भी है यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, तो उन्हें लेकर हम लोग क्या बोलेंगे कि वो एक कंप्लीट शेड्यूल है। इज दैट क्लियर? तो हम लोग ये पढ़ क्यों रहे भाई, क्यों हम लोग इंटरेस्टेड है कि ट्रांजैक्शन किस ऑर्डरिंग में रन हो रहा है, उसका जो ऑर्डरिंग है उसको लेकर हम शेड्यूल बना रहे हैं, तो वो शेड्यूल का लेकर हम करेंगे क्या। इज दैट क्लियर? तो क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, क्या हम लोग पहले से डिसाइड कर सकते हैं कि ट्रांजैक्शन किस ऑर्डर में रन होंगे? तो इसका आंसर है यस। तो हम लोग क्यों वो शेड्यूलिंग ऑर्डरिंग में इंटरेस्टेड है, तो दोस्तों उसका रीजन ये है कि उसी ऑर्डरिंग से हम लोग ये डिसाइड कर पाते हैं कि फाइनल रिजल्ट जो मिल रहा है वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अभी ये क्या इसका मतलब होता है दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें नेक्स्ट वीडियो में पहले ये समझना होगा कि शेड्यूल के वेरियस टाइप्स क्या होते हैं, उसका जो कैरेक्टराइजेशन है, उसका जो क्लासिफिकेशन है, पहले हम उसकी स्टडी कर लेते हैं, फिर आपको ये समझ जाएगा कि क्यों हम इस ऑर्डरिंग में इंटरेस्टेड है, क्यों हम कंप्लीट शेड्यूल में इंटरेस्टेड है, क्यों हम शेड्यूल के कंसेप्ट में एक्चुअली इंटरेस्टेड है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कैरेक्टराइजेशन ऑफ शेड्यूल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।